हेलो गाइस, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज का ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन से इसकी शुरुआत करेंगे। आज का जो पहला चैप्टर है वो द पुर्तगीज इन इंडिया, भारत में पुर्तगाली से इसकी शुरुआत होने जा रही है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, मैप के थ्रू एक एक चीज़ों को बहुत बारीकी से आपको समझाई गई है ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए और फैक्ट्स इसमें भरपूर मिलेंगे। पूरी वीडियो संपूर्णता के साथ प्रस्तुत की गई है ताकि आपकी तैयारी में कोई कहीं कमी ना रहे। और हाँ, बैक टू बैक इसका मैं एमसीक्यूज लेकर आऊँगा ताकि आपके अंदर कहीं कोई अगर कमी हो तो वो भी दूर हो जाए। पूरी वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप अवश्य कमेंट करेंगे ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले कि आपके लिए कितनी उपयोगी है। 1453 ईस्वी में अर्थात 15वीं शताब्दी के लगभग मध्य भाग में कुस्तुनतुनिया, जो कि पहले वेजेंटाइन साम्राज्य भी कहलाते थे, जहां आज इस्तांबुल है जो टर्की का एक बड़ा नगर है, उसी के आसपास यह राज्य हुआ करता था और उस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। जब तुर्कों ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया तो इस तरफ पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच संपर्क मार्ग अब टूट गया। मार्ग अवरुद्ध हो जाने से यूरोपियन व्यापारियों को पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए अब एक नए मार्ग की आवश्यकता थी। आइए इसे मैप में समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर टर्की है जो पहले एशिया माइनर के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। इसका भू क्षेत्र बिल्कुल आप देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया में स्थित है और इसकी सीमा यूरोप से लगती है। भूमध्य सागर के पास ये अलग होती है यूरोप से। यहीं पर यूरोपियन सेक्शन में इस्तांबुल मौजूद है जो कभी वेजेंटाइन साम्राज्य या कुस्तुनतुनिया साम्राज्य के नाम से विख्यात था। तो यहाँ पर आप एक अंतर समझ लें, टर्की एक कंट्री है जबकि तुर्क सेंट्रल एशिया मध्य एशियाई बर्बर जाती थी। तुर्कों ने जब इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तब इस पूरे इलाके पर इनका आधिपत्य कायम हुआ और अब यूरोप और भारत या पूर्वी दुनिया के बीच संपर्क मार्ग टूट गया। इसके वजह यह था कि पहले भारत से जो व्यापार यूरोप को होते थे वे अरब सागर से होते हुए लाल सागर भूमध्य सागर के थ्रू होते थे या फिर स्थल मार्ग से फारस की खाड़ी होते हुए होते थे। अब ये पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया, इसलिए अब आवश्यकता थी कि यूरोप के देश खासकर पुर्तगाल और स्पेन जो नए राष्ट्र भरकर सामने आ रहे थे उनके लिए भारत तक या पूर्वी दुनिया तक पहुंचने के एक नए मार्ग की आवश्यकता थी। पश्चिमी यूरोप के ये दो नवीन राष्ट्र स्पेन और पुर्तगाल भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए लालायिक थे। याद रखें कि 15वीं शताब्दी के दौरान जहाजरानी निर्माण यानी जहाजों के निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान में अत्यधिक प्रगति हुई थी। इस समय पुनर्जागरण, जी हाँ, रेनेसेंस के कारण पश्चिमी यूरोप के लोगों में उद्यम की भावना जागृत हो गई थी। आइए समझते हैं ये पुनर्जागरण क्या है। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। यूरोप में 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच एक नई चेतना जागृत हुई। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, धार्मिक आंदोलन भी इस समय हुए, यानी प्रगति पथ पर अब यूरोप के लोग अग्रसर थे। पुरानी सोच को उन्होंने त्याग दिया था। तो यही जो पीरियड है वो यूरोप में पुनर्जागरण काल, रेनेसेंस का पीरियड कहलाता है, जो 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में घटित हुई थी। और इसी समय कुतुबनुमा जो दिशा सूचक यंत्र है, जो कंपास है, उसका आविष्कार भी हो चुका था, जिससे जहाजरानी क्षेत्र में एक नई क्रांति आ गई थी। नए भौगोलिक आविष्कार और व्यापारिक मार्गों की खोज में पुर्तगाल अग्रणी राष्ट्र था। ध्यान रखिएगा, इस समय पुर्तगाल इन क्षेत्रों में सबसे आगे था। पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयासों से भौगोलिक खोजों का कार्य और भी आसान हो गया। यहाँ पर दो बातें आप अच्छी तरह ध्यान में रखें कि प्रिंस हेनरी जो पुर्तगाल के राजकुमार थे, वो प्रिंस थे, वो द नेविगेटर के नाम से जाने जाते थे क्योंकि उन्होंने समुद्री खोज को, नए मार्गों की खोज के लिए नाविकों को प्रोत्साहित किया, लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। उनका ये जो कार्य है वो पुर्तगाल और यूरोप के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसलिए प्रिंस हेनरी इतिहास में द नेविगेटर के नाम से जाने जाते हैं। इस नाम को आप अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। प्रिंस हेनरी के प्रयासों से पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। सबसे पहले, अब यहां पर तथ्यों पर भी ध्यान देते चलेंगे आप। सबसे पहले 1487 में 1487 यानी 15वीं शताब्दी के लगभग अंत में बार्थोलोम्यू डियाज जो एक पुर्तगाली थे, उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर उत्तमाशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज की। दोस्तों, इसे मैप में देखिए कि अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणी छोर है, जो साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, उसके दक्षिणी में एक आइलैंड है जो केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर अफ्रीकी शहर केप टाउन भी मौजूद है। इसे आइए मैप में देखते हैं।
बार्थोलोम्यू डियाज पुर्तगाल से चला और अफ्रीका के पश्चिमी तट का चक्कर लगाते हुए वो अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर स्थित यहाँ पर जो केप ऑफ गुड होप है, देखिए यहाँ पर साउथ अफ्रीका है और उसके साथ दक्षिणी जो छोर है यहीं पर केप ऑफ गुड होप आशा अंतरीप है, यहीं तक वो पहुँच चुका था 1487 ईस्वी में, यानी इस मार्ग को वो ढूंढ चुका था। एक महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखिए कि उत्तमाशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप जब बार्थोलोम्यू डियाज पहुंचा था तो उसने इसे नाम दिया था तूफानी अंतरिप, स्टॉर्मी कोस्ट। इसी के द्वारा दिया गया यह नाम है आशा अंतरिप का, तूफानी अंतरिप या स्टॉर्मी कोस्ट, ये आप याद रखेंगे। अब भौगोलिक खोजों के अंतर्गत जब नए समुद्री मार्ग की खोज आरंभ हुई तो इसके बाद 1494 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस, याद रखिएगा स्पेन के निवासी है कोलंबस, वो भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढने निकला, लेकिन उसने अमेरिका को खोज निकाला। इसे मैप में देखते हैं। कोलंबस स्पेन से निकला और वो अटलांटिक महासागर, जो अटलांटिक महासागर का उत्तरी सेक्शन है यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर को वो सीधा क्रॉस कर गया और वो एक नए देश अमेरिका पहुंच गया। उन्होंने सोचा कि हमने भारत का मार्ग ढूंढ लिया है, किंतु वो एक नए देश में थे जो एक नया महाद्वीप अमेरिका था। इन खोजों के पश्चात अब पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला। वो 1498 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप पहुंच गया, यानी उत्तम आशा अंतरिप जो अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर है। यहां बार्थोलोम्यू डियाज पहले ही पहुंच चुके थे, अतः इस मार्ग की जानकारी वास्को डी गामा को थी। उत्तमाशा अंतरिप अर्थात केप ऑफ गुड होप से भारत तक पहुंचने में एक गुजराती पथ प्रदर्शक, याद रखिएगा इनका नाम अब्दुल मनीद, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मार्ग बताया था वास्को डी गामा को कि भारत कैसे पहुंचा जा सकता है, किस तरफ से जाया जा सकता है। तो वो व्यक्ति हैं अब्दुल मनीद जो गुजराती थे। उन्होंने वास्को डी गामा की सहायता की। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पक डाबू पहुंच गया था। यहीं पर उसने अपना लंगर डाला। ये डेट याद रखिएगा 17 मई 1498। कुछ किताबों में 21 मई 1498 डेट दी गई है, लेकिन आप इस डेट को ध्यान में रखिए 17 मई 1498, या दूसरे शब्दों में मई 1498 में वो कालीकट पहुंच गया था। जगह कौन सा था? कप्पक डाबू, जहां पर उसने अपना लंगर डाला था। अब्दुल मनीद के द्वारा बताए गए रास्ते के आधार पर अब वास्को डी गामा मालागासी अथवा मेडागास्कर और तंजानिया के मध्यवर्ती सेक्शन से उत्तर की ओर बढ़ा और फिर अफ्रीका के मध्यवर्ती भाग जो पूर्वी सेक्शन है वहां से वो भारत की तरफ उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ा और भारत का जो दक्षिणी पश्चिमी तटीय इलाका जो मालाबार तट है, केरल का तटीय इलाका है, वहां पर वो कालीकट पहुंचा था। 17 मई 1498 को वो इस स्थान पर आया था। वास्को डी गामा का कालीकट पहुंचना कालीकट में पहले से बसे हुए अरब व्यापारियों को पसंद नहीं आया और उसने पुर्तगालियों के प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया। यह ध्यान रखिएगा, जिसमें वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था भारत का दक्षिण पश्चिमी समुद्र तटीय इलाका जो मालाबार तट, केरल का तटीय इलाका है, उन इलाकों पर अरब के व्यापारी उस समय पूरी तरह हावी थे। अरब व्यापारियों के हाथों में उस समय का व्यापार था पश्चिमी भारत या तटीय इलाकों का। किंतु कालीकट के हिंदू राजा जिनकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, याद रखिएगा जमोरिन किसी राजा का नाम नहीं है बल्कि एक राजा की उपाधि हुआ करती थी जो यहाँ के राजा धारण किया करते थे, उन्हें जमोरिन कहा जाता था। उन्होंने वास्को डी गामा और पुर्तगालियों का हार्दिक स्वागत किया। जमोरिन ने उसे मसाले और जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की अनुमति प्रदान की थी, यानी मसाले और जड़ी बूटी वास्को डी गामा केरल के तटीय इलाके से अब अपने देश पुर्तगाल ले जा सकता था। वास्को डी गामा को इस माल से यात्रा व्यय निकालने के बाद जो भी खर्च उसे हुआ था वहां से आने और जाने में, उनको निकालने के बाद भी 60 गुना, जी हाँ 60 टाइम्स अधिक लाभ प्राप्त हुई थी वास्को डी गामा को। और इसके कारण पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन कुछ समय के लिए समस्त यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा। वास्को डी गामा के पश्चात 1500 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1498 में वास्को डी गामा भारत आए हैं। इसके बाद 2 वर्षों बाद ही 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वेराज कैब्रल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा था। पहला वास्को डी गामा के नेतृत्व में 1498 में और दूसरा 2 साल बाद 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वेराज कैब्रल, ये कैब्रल नाम याद रखिएगा, इनके नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान दल कालीकट पहुंचा था। दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वापस जाने के बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया था। पुर्तगालियों ने
1503 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। फैक्ट्री क्या होते थे? फैक्ट्री का मतलब आज के डेट में हम लोग समझते हैं किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होना। उस समय फैक्ट्री का तात्पर्य था वैसा केंद्र या गोडाउन जहां पर वे माल को लाकर रखते थे और फिर यहां पर वो स्थानीय स्तर पर व्यापार करते थे। यहां जो चीज़ें खरीदते थे उसे वहां वो स्टोर करते थे, फिर इसे वापस अपने देश ले जाते थे। ऐसे ही स्थल फैक्ट्री कहलाते थे। इन्हें किला भी कहा गया है, फोर्ट भी कहा गया है। इसके पश्चात 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई। याद रखिएगा, पहली कोचीन में 1503 में, इसके पश्चात दूसरी 1505 में कन्नूर। ये भी केरल के तटमण है, कोचीन से उत्तर की ओर मालाबार तट पर ही ये दूसरी फैक्ट्री थी पुर्तगालियों की। इसके पश्चात 1505 ईस्वी में ही फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। ये पहला वायसराय या गवर्नर था पुर्तगाली जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, जो 1505 ईस्वी में भारत आया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर या गवर्नर बनकर रहा था। इनका पीरियड याद रखिए, 1505 से 1509 ईस्वी, 4 वर्षों तक यह पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय के रूप में भारत में रहा था और यह पहला गवर्नर पुर्तगाली था अल्मेडा। अल्मीडा का मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। वो जब गवर्नर बनकर आया था तो उसका पहला उद्देश्य था शांतिपूर्वक व्यापार करना और उसकी यही नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहलाती है। बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? तो याद रखिएगा, ये अल्मीडा जो पहला वायसराय था पुर्तगाली, उनकी जो शांतिपूर्वक व्यापार करने की नीति थी उसे ही कहा गया है ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा हिंदी में शांत जल की नीति। अल्मीडा के पश्चात अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था। यह दूसरा गवर्नर था पुर्तगाली अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसे याद रखने का एक अच्छा तरीका है, अल्फांसो आम की एक प्रजाति है जो महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में मिलती है। तो आप इस तरह से भी याद रखें कि अल्फांसो दूसरा वायसराय या गवर्नर था जो पुर्तगाली था। वो कब आया? 1509 ईस्वी में। अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली वायसराय रहा था। इनका जो पीरियड है 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक, यानी कुल 6 वर्षों तक ये पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत में रहे थे। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह तथ्य महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखिए कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दूसरे वायसराय या गवर्नर है अल्बुकर्क, इसे ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। जब वो आए तो उन्होंने कोचीन को अपना हेडक्वार्टर बनाया। 1510 ईस्वी में इसने यानी अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान जो यूसुफ आदिल शाह थे उनसे गोवा को छीन लिया और उस पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कब होता है? तो वो 1510 ईस्वी में। किससे उन्होंने गोवा को छीना था? तो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे उन्होंने गोवा को छीना था। अब गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मुहर लगा दी थी। अब वो इस क्षेत्र के सबसे बड़ी शक्ति थी, ये तय हो गई थी। अल्फांसो द अल्बुकर्क जो दूसरा पुर्तगाली वायसराय था, उसने एक नीति अपनाई कि भारत में पुर्तगालियों की आबादी को बढ़ाया जाए ताकि उनका जो क्षेत्र है जिन पर वो उन्होंने अधिकार किया है उस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण रहे। पुर्तगाल जैसा कि मालूम है एक छोटा सा राष्ट्र है और वहाँ की आबादी इतनी अधिक नहीं है कि बड़ी संख्या में पुर्तगालियों को वहां से लाया जा सके। इसलिए इन्होंने जो नीति अपनाई, याद रखिएगा, इन्होंने भारतीय स्त्रियों से पुर्तगालियों को विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि उनके जो बच्चे हों वे पुर्तगाली ही हों और उनका इस क्षेत्र पर अधिकार निरंतर बना रहे। तो भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहित या प्रोत्साहन देने वाला वायसराय कौन था? तो वो दूसरा वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क था। 1515 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई थी और इस समय तक पुर्तगाली भारत की सबसे बड़ी सबल जल शक्ति, सबसे शक्तिशाली जल शक्ति कह सकते हैं, बन चुकी थी और पश्चिमी समुद्र तट पर इनकी तूती बोलने लगी थी। देखिए ये जो इलाका है ये मालाबार तट है जो केरल का तटीय इलाका है। यहाँ से उत्तर की ओर यानी भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर ही जब उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो कर्नाटक का तटीय इलाका और गोवा तक, ये जो पूरा तटीय इलाके हैं, इस पूरे इलाके पर पुर्तगालियों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था और एक बड़ी शक्ति वो बन चुके थे।
नेक्स्ट जो पुर्तगाली वायसराय थे वो थे नीनो डू कुन्हा, जो एक प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर थे। वह 1529 से 1538 तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर रहा था। देखिए, इसका जो शासनकाल है वो महत्वपूर्ण है। नीनो डी कुन्हा का वो कब से कब तक रहे? 1529 से 1538 तक, यानी ये 9 साल तक गवर्नर के पद पर रहे भारत में। इसने 1530 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। अब यहां पर यह ध्यान रखिए कि कोचीन को उसने 1503 में अपना मुख्यालय बनाया था और 1530 में अब गोवा उसका मुख्यालय बन जाता है। यानी अब पुर्तगाली क्षेत्र की जो राजधानी के रूप में जो विकसित होती है वो क्षेत्र गोवा बन जाता है। गोवा अब उसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय होता है। कब होता है? 1530 ईस्वी में। किनके रीजन में? नीनो डी कुन्हा के रीजन में, ठीक है ना। और इस समय से गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गया है। दोस्तों, नीनो डी कुन्हा ही वो पुर्तगाली गवर्नर था जिसके पीरियड में अब पुर्तगालियों का जो अधिकार क्षेत्र है वो पश्चिमी तट से पूर्वी तट की ओर भी बढ़ गया। नीनो डी कुन्हा ने सबसे पहले मद्रास, जो चेन्नई आज का है, उसके दक्षिण में एक क्षेत्र है सेंथोम, वहां पर, और फिर बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की और अब पुर्तगाली पूर्वी तट पर भी पहुंच चुके थे और यहां पर व्यापार वाणिज्य उन्होंने आरंभ कर दिया था। पुर्तगालियों ने फिर 1534 ईस्वी में बेसिन पर, 1535 ईस्वी में दीव पर और 1559 ईस्वी में दमन पर भी अधिकार कर लिया। इसे मैप में समझिए। अब तक पुर्तगालियों का नियंत्रण दक्षिण पश्चिमी तटीय इलाकों मालाबार से लेकर गोवा तक के इलाके में था, लेकिन जब नीनो डी कुन्हा गवर्नर बने तो उन्होंने पूर्वी तट पर सेंथोम और हुगली तक में पुर्तगाली क्षेत्र का विस्तार किया और उसके पश्चात दमन दीव, जो पश्चिमी तट का उत्तरी इलाका है, जो गुजरात महाराष्ट्र का तट के सेक्शन है, उस इलाके तक अब पुर्तगालियों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और इस तरह एक प्रमुख समुद्री शक्ति बनकर उभर आए। दोस्तों, पुर्तगालियों का जो विशाल सामुद्रिक साम्राज्य कायम हो गया था तो इसे एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। इसलिए पुर्तगीज कंपनी को भी एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया या ये नाम कहा गया। याद रखिएगा, एस्तादो द इंडिया, पुर्तगीज समुद्रिक शक्ति और पुर्तगीज कंपनी को यह नाम दिया गया था। अब पुर्तगालियों ने अपनी कार्ड आर्मेडा काफिला व्यवस्था, जिसे कार्ड आर्मेडा काफिला सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं, के द्वारा एशियाई व्यापार पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। वो किस तरह से, आइए इसे समझते हैं। इस सिस्टम का सबसे मुख्य साधन था कार्ड, जिसे परमिट कहते हैं, अनुमति पत्र या लाइसेंस। अब कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्ड या परमिट लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था और इस कार्ड या परमिट के लिए उसे शुल्क देना पड़ता था। इस कारण अब पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द ओशियन कहते थे। याद रखिए, ये पुर्तगाली कहते थे अपने आप को सागर का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द ओशियन। यहां तक कि मुगल सम्राट अकबर ने भी पुर्तगालियों से प्रतिवर्ष एक निःशुल्क कार्ड प्राप्त करके एक प्रकार से सागरों पर उनका नियंत्रण, यानी पुर्तगालियों का नियंत्रण स्वीकार कर लिया था। जैसा कि मालूम है कि मुगलों के काल में सूरत एक बड़ा बंदरगाह था पश्चिमी तट पर और अब इस पूरे इलाके पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर 1595 ईस्वी तक एकाधिकार बना रहा था। एक प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं कि भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रवेश किया, लेकिन 18वीं सदी तक आते आते भारतीय व्यापार के क्षेत्र से उनका प्रभाव जाता रहा, यानी उनका प्रभाव समाप्त हो गया। तो इसके क्या कारण थे? तो जो प्रमुख कारण है उस पर ध्यान दीजिए कि पुर्तगाली प्रभुत्व के पतन के जो मुख्य कारण थे उनमें सबसे पहला था उनकी धार्मिक असहिष्णुता की नीति। वो ईसाई धर्म को ही प्रमुखता देते थे और किसी की अहमियत नहीं देते थे। दूसरा, डच और अंग्रेजी शक्तियों का विरोध। इस समय तक ये दोनों शक्तियां भारत आ चुकी थी और ये महत्वपूर्ण शक्तियां थी जिसका लगातार पुर्तगालियों के साथ विरोध बना रहा था। तीसरी प्रमुख वजह थी बर्बरतापूर्वक समुद्री लूटमार की नीति का पालन करना। एक अन्य प्रमुख कारण यह है कि अब ब्राजील का पता लग गया था, जो दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र हैं। तो उन क्षेत्रों की जानकारी होते ही अब पुर्तगालियों की पूरी तरह क्रियाशीलता उस ओर हो चुकी थी। अब वे उसी ओर उपनिवेश बसाना चाहते थे क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ था। डच आ चुके थे, अंग्रेज आ चुके थे और अन्य यूरोपीय शक्तियां भी यहाँ आने के लिए ललायत थीं।
इसके अलावा स्पेन द्वारा पुर्तगाल की स्वतंत्रता का हनन, ये कुछ ऐसे कारण थे जिसके वजह से भारत में पुर्तगालियों का पतन, या यूं कहें कि पुर्तगाली अधिक सफलता नहीं अर्जित कर सके जितनी के बाद में अंग्रेजों ने की। अब प्रश्न ये है कि पुर्तगालियों का जो आधिपत्य भारतीय भूक्षेत्र पर था, इसके क्या परिणाम निकले। ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से समझिए। पुर्तगालियों ने भारत में धर्म परिवर्तन, जी हां, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया। 1542 में, लगभग 16वीं शताब्दी के मध्य भाग में 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा, नाम याद रखिएगा, ये है पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा, इनके साथ प्रसिद्ध ज्यूस जो पादरी थे सेंट जेवियर भारत आए थे। सेंट जेवियर कब आए? 16वीं शताब्दी के लगभग मध्य में 1542 में मार्टिन डिसूजा जो पुर्तगाली गवर्नर हैं उनके साथ आए थे। फिर 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंक्विजिशन की स्थापना की गई थी। ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ चुके हैं कि कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1560 ईस्वी में। कहां पर? गोवा में पुर्तगालियों ने इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था किसी भी प्रकार के धर्मद्रोह को दंडित करना। इसी समय मुगल सम्राट अकबर के दरबार में पुर्तगालियों के 3 जेसुइट मिशन आए थे, 3 पादरी दल आए थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में, पुर्तगालियों के समय। उन्हें, यानी पुर्तगालियों को यह भ्रम हो गया था कि अकबर ईसाई मत स्वीकार करना चाहता था। एक बड़ी बात जो पुर्तगालियों के समय में हुई थी वो ये था कि भारत का जापान के साथ व्यापार प्रारंभ हुआ था इसी समय, और इसका श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। वहां से तांबा और चांदी प्राप्त की जाती थी, यानी जापान के साथ सबसे पहले व्यापार कब प्रारंभ हुआ? तो पुर्तगालियों के रीजन में, पुर्तगालियों के आने के बाद। पुर्तगालियों की जो महत्वपूर्ण देन है उसमें सबसे प्रमुख है प्रिंटिंग प्रेस। जी हां, छपाई की मशीन। सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों ने ही प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। इसके अलावा पुर्तगाली मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लेकर आए थे। पुर्तगाली यही नहीं रुके, इसके साथ कई अन्य फसलों को, कह सकते हैं फलों को, वो भारत में लाए, जिनमें अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा इत्यादि प्रमुख है। ये सभी चीजें पुर्तगाली ही भारत लेकर आए थे। दोस्तों, पुर्तगाली गवर्नर से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट्स हैं, इस पर भी आप ध्यान दें। सबसे पहला, जो पहले पुर्तगाली गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इनकी हत्या 1509 ईस्वी में पुर्तगाल में ही कर दी गई थी। कारण क्या था? मिस्र और पुर्तगाल के बीच युद्ध हुए थे जिसमें पुर्तगाल की पराजय हुई थी, इस कारण इनकी हत्या कर दी गई थी। दूसरे पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे, इनकी मृत्यु भारत में ही हुई थी 1515 ईस्वी में, और इन्हें गोवा में ही दफनाया गया था। याद रखिएगा, किस पुर्तगाली गवर्नर को गोवा में दफनाया गया है? तो ये दूसरे हैं, अल्फांसो द अल्बुकर्क, जिन्हें गोवा में ही दफनाया गया था। दोस्तों, अगला जो प्रमुख तथ्य है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो दूसरे पुर्तगाली गवर्नर थे, उसका उत्तराधिकारी लोपोसारस था। नाम याद रखिएगा, लोपोसारस। इनकी उपलब्धि क्या थी? इनके समय में ही पुर्तगालियों ने 1518 ईस्वी में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में किलेबंदी कर ली थी। यानी कोलंबो तक जो विस्तार हुआ था पुर्तगालियों का, वो लोपोसारस के कारण, या लोपोसारस के समय में हुआ था, जो तीसरे पुर्तगाली गवर्नर थे भारत में। और इसके समय की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल की खाड़ी में चटगांव, जो आज बांग्लादेश का एक सबसे बड़ा बंदरगाह है, वहां तक जो पुर्तगाली प्रभाव था, इसको इन्होंने ही, यानी लोपोसारस ने ही बढ़ाया था। बाद में नीनो डी कुन्हा ने हुगली और अन्य क्षेत्रों पर पुर्तगाली कब्जे को आगे बढ़ाया था। दोस्तों, अगर आपने संपूर्ण वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो अब आप मुझे ये बताएं कि संपूर्ण वीडियो आपको कैसा लगा। क्या आपको टॉपिक से संबंधित कॉन्सेप्ट बनाने में मदद मिली? इतना समझने और जानने के बाद क्या अब आपको किसी कोचिंग या किताब की भी ज़रूरत है? मुझे इस संबंध में अवश्य कमेंट करके बताइए, मैं आपकी राय का इंतजार कर रहा हूं। मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत अब दूसरा सेशन डचों पर आधारित होगा। दोस्तों, यदि आप ISPCS की गंभीरतापूर्वक तैयारी कर रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल नॉबल ISPCS और करंट अफेयर्स से संबंधित हमारे दूसरे चैनल नॉबल करंट को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अगर पूरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं। मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय।